हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सीडीएस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो फटाफट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी आंसर की इंग्लिश के पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पर। और जो बुकलेट यहाँ मैंने आपके साथ या मुझे डिस्कस करनी है वो है हमारी बुकलेट नंबर सी, ठीक है ना। तो जिनके पास सी बुकलेट है वो अपने आंसर निकाल लें, जिनके पास नहीं है वो अपनी बुकलेट जरूर अपने पास रखें। और आंसर्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं साथ साथ में आप भी उनके ऊपर डिस्कशन कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, क्या स्कोरिंग आपकी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला पार्ट जो दिया हुआ था यहाँ पर, इसमें दिया हुआ था एक सेंटेंस, आपको उस सेंटेंस का कुछ पार्ट, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड था जो आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करके दिया जाता है और आपको बताना होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ठीक है ना। जैसे पहला सेंटेंस पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। All the pilgrims rested for a while under the banyan tree। तो यहां पे अंडर वर्ड को अंडरलाइन किया गया था और पूछा गया था कि ये एडवर्ब है, प्लेस वैल्यू है, प्रेपोजिशन है या वर्ब है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये जो वर्ड है हमारा, ये वर्ड अंडर इज अ प्रेपोजिशन, ये एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा इसको। सेकेंड सेंटेंस, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। अब देखिए आर्टिकल द लगा है तो चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो स्टैच्यू वर्ड आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करके पूछा गया है, ये वर्ड हमारा एक नाउन है। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज हिज पेन। अब हिज को अंडरलाइन किया गया है और हिज में दो ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको सही यहाँ पे लग सकते हैं, एडवर्ब और वर्ब तो ये नहीं है। एक दिया है पॉजेसिव प्रोनाउन और दूसरा दिया है पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही पॉजेसिव होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जब एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ एक नाउन आता है, यानी इसके साथ प्लस करके एक नाउन आएगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। तो यहां पर हिज के बाद पेन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आपने इसको टिक किया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। When people found that the jewel was in record of Rahim, they gave it to him। it को अंडरलाइन करके पूछा गया है और it प्रोनाउन, नॉमिनेटिव, नाउन, एडवर्ब क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ही, शी, इट आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में आते हैं, यहां पर भी दे, गेव, इट में इट प्रोनाउन है। अच्छा, गेव के बाद आया है वर्ब के बाद, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए नॉमिनेटिव वाला आंसर नहीं टिक कर सकते। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए बात करते हैं। इट इज 11 o'clock now and all of us should retire to bed। अब यहाँ पे इट को अंडरलाइन करके पूछा गया है। देखिए इट अभी यहाँ भी पूछा गया था जो कि प्रोनाउन था, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन, इट यहाँ पर जो आया है। लेकिन इट इज 11 o'clock जब इट स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन वाला आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन यहां नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसे बोला जाता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी को अंडरलाइन किया गया। अब देखिए फ्लावर की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, फ्लावर नाउन है, ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हुआ और ब्यूटीफुल के लिए वेरी आया जो कि काम होता है एडवर्ब का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। दिस को अंडरलाइन करके पूछा गया है कि ये क्या है। अब देखिए दिस के साथ एक बॉय यानी एक नाउन लगा हुआ है और अगर नाउन लगा है तो ये दिस वर्ड प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, एडवर्ब नहीं है, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसे हम एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता तो केवल दिस आता, नाउन नहीं आता, लेकिन बॉय दिया है तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो माई सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, तो या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रपोजिशन ये है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं। नाउन प्रोनाउन में से माई सेल्फ खुद देख लीजिए, नाम की जगह पर यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा बी, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है ना, याद रखिएगा। सारे के सारे आंसर्स अपने टैली कर लीजिए, स्कोरिंग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंड्स फॉट द वेस्ट। अब देखिए फॉट यहां पर हमारी वर्ब है, ये तो क्लियर है। अब वर्ब के 3 ऑप्शन दिए हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब। सही मायने में याद रखिएगा फॉट के बाद जो द वास्ट आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के साथ आता है उसे बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा बी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10, आई कैन हार्डली बिलीव इट। हार्डली मुश्किल से, शायद ही इसका विश्वास कर सकता हूं, तो हार्डली वर्ड बिलीव के लिए आया है। बिलीव एक वर्ब है जिसके बारे में जो वर्ड बताता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो याद रखिएगा, वैसे भी वर्ड के लास्ट में जनरली एलवाई जब आता है तो वो वर्ड नॉर्मली काम एडवर्ब का ही करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर होगा सी, एडवर्ब। याद रखें, ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस। नाउ देखिए नेक्स्ट पोर्शन जो आया है वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में क्या है, S1 पहला पार्ट दिया है पैराग्राफ का, S6 लास्ट पार्ट भी आपको दिया हुआ है। केवल बीच के P, Q, R, S इन पार्ट्स को आपको रीअरेंज करना था और अपना आंसर यहां पर बताना था। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, गेट सम हिंट्स, कुछ हिंट्स ले लीजिए जिससे आपको डेफिनेट पेयर मिलने लगे कि किसके बाद कौन सा पेयर आना चाहिए। यहां से देखिए ऑप्शंस भी आपकी हेल्प करते हैं, तो हिंट लीजिए और फिर ऑप्शंस पे जाइए और ऑप्शंस को 1 बाय 1 एलिमिनेट करते जाइए और अपना सही आंसर टिक कर दीजिए। अब कई बार बड़े बड़े सेंटेंसेस दे देते हैं जिनको पूरा पढ़ के रीअरेंज करने में टाइम बहुत लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट में करने का तरीका यही है, हिंट ढूंढिए, मतलब डेफिनेट पेयर ढूंढिए, कौन सा पेयर कहां पे कौन सा आना चाहिए, और उसके बाद में ऑप्शंस पे जाइए और एलिमिनेट करके अपना आंसर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, 11 में देखिए पहला पार्ट दिया है, द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस इन द कमिंग ईयर। ठीक है ना, इकोनॉमी की बात यहां पर कर रहे हैं। S6 में दिया है, द मार्केट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बीच के जो पार्ट दिए हुए हैं, अब इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, देखिए ऑल्सो आ गया मतलब कुछ और चीज में ऐड कर रहे हैं, तो ये पहला पार्ट क्या होना चाहिए था, आई एम श्योर यहां से पहला पार्ट से स्टार्टिंग तो नहीं होनी चाहिए थी। गिवन द कमिटमेंट्स, यहां पर कोई पर्टिकुलर कमेंट्स नहीं मेंशन, कमिटमेंट्स नहीं दिए अभी तक गए हैं जिनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हो, तो आर भी पहला नहीं होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो SRQQ 3 ही ऑप्शन से शुरू हो सकता है, P से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये होना नहीं है। तो Q वाला ऑप्शन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ऑफ इंडिया रीचेस, हाँ यहां से हो सकता है, और S से हो सकता है, यानी दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दिस प्रेजेंट्स ये इसी के लिए आ रहा है कि रैपिडली ग्रो कर रही है इकोनॉमी और उसी की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज द डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स वुड ओनली इंक्रीज। तो S हमारा होना चाहिए था पहला पार्ट, और S से अगर हम शुरुआत करें तो ऑप्शंस पे जाइए और एक ही ऑप्शन है जो शुरुआत हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर होना चाहिए A। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर A होगा यहां पर सही आंसर। 12 पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीट्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू नॉन डेबिट एंड डेट, नॉन डेट एंड डेट रिसीट। ठीक है ना, अब देखिए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसीट है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मोटे मोटे तौर पर, एक है नॉन डेट और एक है डेट। ठीक है ना, अब इन्हीं के बारे में आगे कहीं पे बात होगी, तो अगर आप PQRS को पढ़ेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पे देखिए बात की गई है डेट रिसीट्स की और यहाँ पे बात की गई है नॉन डेट रिसीट्स की। ठीक है ना, द आउटकम्स एज रिफ्लेक्ट द बजट टारगेटेड, यहाँ पे R और S में बजट और आउटकम की बात की गई है, यानी एक रिजल्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे जाओ
देखिए अगर हम ऑप्शंस पे चलें तो आर एस पी क्यू सभी से एक एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हिंट तो हमें नहीं मुश्किल से मिल पाएगी कि किससे शुरुआत होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई डेफिनेट पेयर ढूंढ लो तो हमारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। अब चलिए ढूंढते हैं इसका कोई एक पर्टिकुलर पेयर जो हमें डेफिनेट आंसर दे सके। अच्छा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन डेट और डेट रिसीट। तो डेट की बात यहां की गई, नॉन डेट की बात यहां पर कर ली गई है, ठीक है ना। आउटकम की जो बात की गई है, रिफ्लेक्ट प्रीवियस लोअर देन द बजट एस्टिमेट, बजट को जो एस्टिमेट अंदाजा लगाया गया था उससे लोअर है, ये भी यहां पर बताया जा रहा है। अब बजट की बात ये देखिए यहां पर की गई है, द बजट 18-19 टारगेटेड इनसिग्निफिकेंटली। अच्छा, दिस इज ऑल्सो, लास्ट पार्ट देखिए, दिस इज ऑल्सो एविडेंट from the composition of non-debt receipts, ठीक है ना। अब दिस इज ऑल्सो एविडेंट, क्या चीज साफ पता चल रही है, नॉन डेट रिसीट्स के कॉम्पोजिशन से, वो चीज आपको यहां पर भी मिलेगी। देखिए नॉन डेट रिसीट की बात यहां पर भी की गई है, यानी एस पार्ट जो होना चाहिए था वो हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट यानी S6 के पहले आना चाहिए। और एस अगर कहां पर लास्ट में आ रहा है आप देखो तो आपको मिलेंगे दो ऑप्शन लास्ट के, ठीक है ना। अब या तो P से शुरू होना चाहिए, Q से शुरू होना चाहिए, वो देख लीजिए। अब देखिए मोस्टली कंसिस्ट डेट और नॉन डेट रिसीट्स कंप्राइजेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो मोस्टली जनरली जब पहला इंट्रोड्यूसिंग देते हैं ना तब आप इसका यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो शुरुआत P से, अंत S से, कौन सा होना चाहिए सही आंसर? आई एम श्योर द करेक्ट आंसर शुड बी PQRS। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, यहां पे दिया गया है ये पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ओवर इनॉर्मस स्पैन्स ऑफ टाइम। यहाँ पे पर्टिकुलर साइंस की स्टडी की बात की जा रही है, ब्रांच को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। S1 में दिया गया है। अच्छा, P में दिया हुआ है बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स, यानी एनिमल बोन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एट अ साइट कैन विद इन दिस डिसिप्लिन, ये देख लीजिए, दिस डिसिप्लिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड DNA स्टडी है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं होमिनिड इवोल्यूशन आंसर्स द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या कहीं पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसके आंसर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो यहाँ पे हमें S में बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो देखिए यहाँ पे एक स्टडी की बात की जा रही है, उस स्टडी के अंदर क्या होता है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा R से, यानी ये पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट की जो शुरुआत होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी R से। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे R से शुरू हो रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर C। और एक बार आप सही आंसर तक पहुंचते हैं ना, उसके बाद एक बार जरा रीडिंग करके भी देख सकते हैं अपना सही आंसर। RSPQ, within this discipline molecular biology and DNA studies have been used to understand hominid evolution। अब देखिए यहाँ पे hominid की बात की थी, उसके बाद में ये आ गया तो R और S का पेयर बन गया, RSP and Q, ठीक है ना। तो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए 14 की बात करते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, ये पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सेवरल फंक्शंस जो हैं इसके, क्या उसके बारे में कोई पर्टिकुलर बात हमसे कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है, उसकी अगर हम बात करें तो वो देख लीजिए। P में दिया है दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी, इंसुलिन इज रिलीज टू रिस्पॉन्ड टू द रैपिड रेज। ऑन द अदर हैंड हार्मोन्स, ग्लूकोज ये तो होगा नहीं। द रोल ऑफ इंसुलिन इज कीपिंग in keeping the blood sucrose or glucose level within the narrow limits is an example of this function। अब देखिए एक पर्टिकुलर आंसर जो हमें यहाँ पर मिल सकता है वो होना चाहिए C से, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ ये लिंक बन सकता है। दिस फंक्शन से अगर हम शुरुआत करें, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे सेवरल फंक्शंस बोला गया था, सेवरल फंक्शंस हैं तो दे हेल्प टू मेंटेन, हाँ P से भी शुरुआत हो सकती है बिल्कुल यहाँ पे। अब देखिए दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी, ये दे मतलब हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत अगर हम P से करें तो P से हमारा शुरू होने वाला आंसर होगा A।
ए के अकॉर्डिंग सही आंसर होना चाहिए। सो दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। और उसके बाद में एस, द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग, हाँ एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और इस फंक्शन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन हो सकता है सही आंसर वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। हर लिविंग चीज जो होती है वो इफेक्ट प्रभावित करती है लिविंग नॉन लिविंग दोनों को, अपने आसपास की जो है। अच्छा, अब दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट, ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन आ रहा है, दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन। ऑल्सो अफेक्ट किसको अफेक्ट करती है ये बताया गया है, पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स इफ फॉक्सेस डिपेंड ऑन रैबिट्स फॉर फूड। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म्स मेक बोरोज एंड वॉर्म कॉस्ट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जो दिया ना वो इस चीज का एग्जाम्पल दिया है। ऑल लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर हम शुरुआत करें क्यू से तो सही आंसर हमारा निकल के आता है सी वाला। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन नंबर होगा सी। 16 की बात करते हैं। द इकोसिस्टम of water is complex and many environmental factors are intricately linked। कई सारी चीजें उससे लिंक्ड हैं। ठीक है ना। अब कैसे लिंक्ड हैं उसकी अगर हम बात करें, हाँ देखिए यहां पे देखिए क्यू में देखिए, द प्रॉब्लम वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरमाइंड दीज लिंक्स ओवर डिकेड। लिंक्स, ये दीज लिंक्स मतलब इन्हीं लिंक्स की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है ना। तो 16 से अगर हम रिलेट करें तो पहला पार्ट होना चाहिए क्यू, और अगर क्यू से शुरुआत करें तो सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, याद रखिएगा ए, क्यू से अगर शुरुआत करें तो ऑप्शन निकल के आता है हमारा ए। द प्रॉब्लम इज हियर बिकॉज़ अंडरमाइंड थिक फॉरेस्ट मेक फॉर एक्सीलेंट कैचमेंट द ट्री स्लोली ट्रांसफर रेन वाटर। हाँ ठीक है, रेन वाटर से शुरुआत की इन 4 months ऑफ मानसून। होल्ड दिस वाटर, इसके बाद हाँ देखिए एक और चीज यहां पे दिया है दिस वाटर। अब दिस वाटर की बात यहां पर हुई है, यानी एस को अगर हम रिलेट करें तो वो एस और आर एक पेयर बन रहा है, तो आर और एस भी आपको यहां पर मिलेगा, यहां से भी आप ढूंढ सकते हैं आर और एस का पेयर। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिटिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज पीपल डिसएग्री। ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है, लास्ट में दिया है इट इज नॉट सॉलिटरी पीपल हु मेक, ये लास्ट वाला दिया हुआ है। फॉर एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, इनका व्यू दिया हुआ है। दे ऑल्सो डिसएग्री। अब देखिए दे का मतलब यहाँ पे पीपल की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। पीपल की अगर हम बात कर रहे हैं सो ये दे डिसएग्री यानी वो पीपल से रिलेट कर रहा है S1, यानी इस रीअरेंजमेंट की शुरुआत होनी चाहिए थी आर से। और आर वाले ऑप्शंस को अगर हम देखें तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं, और दोनों में देख लीजिए डिफरेंस किस चीज का आपको दिख रहा है। दोनों में आर एस आया तो एक डेफिनेट पेयर तो कंफर्म है, बस क्यू पी होगा या पी क्यू होगा वो आपको देखना रह जाता है। तो पी क्यू और क्यू पी अगर आप देख लो तो आई एम श्योर दे ऑल्सो डिसएग्री, ये जो बोला गया दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, ये आ गया आर, फिर क्यू, ये दोनों रिलेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो आर एस वो शुड गेट व्हाट क्यूपी। अब देखिए आर एस तो हमारे में दोनों में डेफिनेट पेयर है, आर से शुरुआत है और दोनों में डेफिनेट पेयर, और क्यूपी में एक पहले आना है तो ऑल्सो डिसएग्री वाला पार्ट पहले आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 की बात की जाए, रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स मैनी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स बिकम मोर एफिशिएंट। वेरी गुड, एक्सरसाइज की बात यहाँ पर की गई है, रेगुलर एक्सरसाइज की। अच्छा पी में भी देखिए बोला गया इट कैन इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, 18 में भी बोला जा रहा है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यू में बोला जा रहा है इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर में बोल रहे हैं इट ऑल्सो यूजेस अप एनर्जी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बिल्डिंग अप इन बॉडी। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 ways। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 3 तरीके, और वो 3 तरीके आपको यहाँ तक दिए जाएंगे, यानी इस रीअरेंजमेंट की शुरुआत अगर हम देखें तो होना चाहिए एस से, और एस से शुरुआत होने वाला ऑप्शन केवल एक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रोसेस दिया स्टेज जहां पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी होने से पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, पार्टिकल्स लीव देयर अपना फिक्स प्लेस छोड़ देते हैं, मोर फ्रीली बहुत आसानी से घूमना शुरू कर देते हैं पार्टिकल। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। टेम्परेचर अगर हम सॉलिड का बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब उसी चीज़ को आगे कौन सा कंटिन्यू कर रहा है, देखिए ध्यान से ये वाला, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत अच्छी स्पीड से। तो क्यू से यहाँ शुरुआत होनी चाहिए, और अगर क्यू से शुरुआत करें तो दो ऑप्शंस बचते हैं, ए या बी में से सही आंसर होना चाहिए, और दोनों में पी लास्ट दिया है तो इसको ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। P हो गया लास्ट, Q हो गया पहला, अब RS होगा या SR होगा, दो ही ऑप्शंस बचते हैं, RS SR। देखिए, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। सप्लाई जो दी जाती है हीट की, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उससे ज़्यादा पड़ जाती है वो एनर्जी, तो टूट जाते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तो S के बाद आना चाहिए R, यानी सही आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर A। अब स्टूडेंट से लिए मैंने जिससे शीट, उन्होंने आंसर नंबर B टिक किया है, थोड़ा सा यहाँ पर एक गड़बड़ है इनका, ऑप्शन नंबर A होना चाहिए था यहाँ पर सही आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, बाकी ज़्यादातर आंसर्स उनके सही हैं, देख लेते हैं। 20 में, थिंग्स आर ऑफन नॉट व्हाट दे सीम, ज़्यादातर चीज़ें जो ऐसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, ठीक है ना। अब क्यों बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट, इसी पॉइंट को कहीं ना कहीं आगे एक्सप्लेन किया गया होगा, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, थिंग्स आर ऑफन दिस हैपेंड विदाउट यू, अब क्या हुआ है वो तो वहाँ पे बताया नहीं गया, बट यू आर नॉट रियली, ये भी यहाँ पर सही है, यू आर रियली नॉट, ये भी नहीं है, सो इन रफली 20 सेकेंड्स दैट, ये भी नहीं होगा, एंड दैट इज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, ये भी नहीं है। एज यू रीड दिस सेंटेंस मीन्स दिस सेंटेंस। सो 20 वाले क्वेश्चन में S1 के ठीक बाद आने वाला पार्ट होना चाहिए S, और S से शुरुआत होने वाला देखिए केवल एक आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए डी। देखिए हमारे स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, ठीक है ना। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, कुछ वोकैब पे बेस्ड होते हैं, फटाफट इनका आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए इफ़ वाला स्ट्रक्चर, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस फॉलो की हैं हमारे डिफेंस की स्टार्टिंग की, जहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे डिफेंस के लिए, तो याद रखिएगा उनमें ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर सेंटेंस में यहाँ पर वुड हैव होता है तो पहला वाला पार्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10। अब देखिए वन ऑफ द, ऑफ मतलब में से, तो किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन प्लूरल वाला होना चाहिए, यानी ये सिंगल वाले सी और डी ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब मोर पावरफुल होगा या मोस्ट पावरफुल होगा, देख लीजिए वन ऑफ, कई में से एक की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। सही आंसर 22 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, व्हेन आई विजिटेड द विलेज, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, नियर बाय द सिटी, आई कम अक्रॉस, केम, केम इन, केम अक्रॉस, जो भी ऑप्शन दिए हैं। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से सामने आना, कोई चीज दिख जाना, मिल जाना, तो यही होगा सही आंसर। विजिटेड पास्ट टेंस है तो कम वाला ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। केम इन भी नहीं होगा, मुझे रास्ते में बहुत सारी वाटर बॉडीज मिली, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे केम अक्रॉस। तो 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए केम अक्रॉस होगा। 22 की बात करते हैं, he has lost all his investments and he is। अब देखिए is am are के बाद अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बनना तो ये चाहिए था सेंटेंस ही इज ब्रोकन। ब्रोकन अगर आपने यहाँ टिक कर दिया ना, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, याद रखिएगा। अब देखिए ब्रोकन होता है बिल्कुल टूट फूट जाना, बिल्कुल परेशान हो जाना, तो ही इज ब्रोकन वर्ड सेंटेंस तो सही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जिसकी चली गई है, उसका सारा पैसा चला गया है, उस पर्सन के लिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और वर्ड आपको याद रखना है और वो है ये, द वर्ड इज ही इज ब्रोक। ब्रोक का जो मतलब होता है वो होता है ऐसा पर्सन जिसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा, यानी बिल्कुल कंगाल, ठीक है ना। फूटी कौड़ी जिसके पास नहीं बचती है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रोक। ब्रोक यहाँ पर वर्ब नहीं है, ब्रोक यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज करिएगा, ठीक है ना। जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ पार्टी देने के लिए और आपको पैसे नहीं खर्च करने, आप बोलो ना मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो आप बोलो आई एम ब्रोक सिंपली। तो ब्रोक का मतलब यहाँ टूटा फूटा नहीं है, ब्रोक का मतलब यहाँ पैसे जिसके पास नहीं है, तो उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं, खो गया, इन्वेस्टमेंट जो कुछ था सब बर्बाद हो गया, एंड अब वो पर्सन बिल्कुल कंगाल है, सो ही इज ब्रोक। करेक्ट ऑप्शन ऑफ 24 इज ब्रोक। डू रिमेंबर, बहुत अच्छा वर्ड्स है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट 24 के बाद बात करते हैं 25 की। ही वेदर ही कुड गेट, वेदर का यूज हम तब करते हैं जब आप श्योर नहीं होते, डाउट को शो करते हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो यहाँ पे पूछा गया ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट, क्या उसको सर्टिफिकेट का कोई कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस चीज के लिए उसने पूछा है। सही ऑप्शन ऑफ 25 वुड बी आस्क्ड। याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ही आस्क्ड। 26 की बात करें, आई फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, और विदा करने के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो है बिड। अब यहाँ बात हो रही है लास्ट ईयर की, यानी टेंस होना चाहिए पास्ट, सो बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड और थर्ड फॉर्म होती है बिडन, तो बेड होना चाहिए यहाँ पर सही आंसर। 26 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी। 27 की बात करते हैं, वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड आर ब्लैंक दिया है नाउ। अब एक्सटेंड दिया है, एग्जिट दिया है, एग्जाम दिया है, रिडंडेंट दिया हुआ है। सही ऑप्शन जो 27 का होना चाहिए वो होना चाहिए था एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है अभी भी जो चीज़ें विद्यमान हों, उपस्थित हों, अवेलेबल हों। बहुत थोड़े से ही टेक्स्ट जो हैं वो आज के टाइम में जिंदा हैं, अलाइव हैं, उसके लिए वर्ड आता है एक्सटेंट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर होगा ए, एक्सटेंट। 28 की बात करते हैं, अ स्पीच इज अ ब्लैंक दिया। अब देखो अ लगा है यानी इनफॉर्मल, एन होता तो इनफॉर्मल होता, तो ए के साथ इनफॉर्मल तो आएगा नहीं, तो बी तो सबसे पहले हटा ही दीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे ऑप्शन वो देख लीजिए, अ स्पीच इज अ ब्लैंक दिया है, एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस दैट सीक्स टू कन्विंस, परस्यूएड, इंस्पायर और इन्फॉर्म। इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना, परस्यू करना, ये जो एड्रेस होता है उसको भाषण जो होता है स्पीच, उसको किस तरह का एड्रेस है वो पूछा गया है। पॉलिटिकल यहाँ बात कर नहीं रहे क्योंकि ऑडियंस की बात हो रही है, इन्फॉर्म करना, और यहाँ पे सीक्स टू कन्विंस। सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए, फॉर्मल। अ स्पीच इज अ फॉर्मल एड्रेस, फॉर्मल आप उनको एड्रेस करते हो, ये होना चाहिए 28 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ऑल दैट। देखिए फेमस कोटेशन है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सो ऑल दैट ग्लिटर नहीं होता, ग्लिटर्स होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आगे देखिए इज लगाया गया है ना, इसका मतलब ही ध्यान रखना कि सिंगुलर वर्ब ही आपको यूज करनी है, और अगर सिंगुलर वर्ब यूज करनी है तो ग्लिटर होगा नहीं, ग्लिटरिंग होगा नहीं, ग्लाइडिंग होगा नहीं, SEIS वाली फॉर्म सिंगुलर होती है। सही आंसर होना चाहिए all that glitters। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं, having been in politics for about 40 years, 40 साल से पॉलिटिक्स में है वो, so the party now treats him like, तो पार्टी उसको किसकी तरह ट्रीट करती है, a have been, a had been, a has been, would have been। तो याद रखिएगा कोई भी पर्सन जो किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, उनके लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, a has been। सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं इसलिए हैव होना नहीं चाहिए। अभी भी है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट्स
प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट होना नहीं चाहिए, सही आंसर होना चाहिए 30th क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, अ हैज बीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अब यहाँ पे वर्ड्स को रीअरेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉपरली एक लिंक अगर आपको मिल गया ना कि कौन सा किसके पहले कौन सा किसके बाद होना चाहिए तो लाइफ हमारी आसान हो जाती है यहाँ पर। अब इनके आंसर्स की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फ्रॉम द ईयर द स्टडी ऑफ, अच्छा द हिस्ट्री ऑफ अगर आप पढ़ के देखो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ तो होगा नहीं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑन अर्थ ये हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, अच्छा किसके बारे में पूछा गया है वो शायद बायोलॉजी, आपको समझ में आ रहा होगा। एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है वो क्या है, एक तरह की स्टडी है। तो क्यू के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो डेफिनेट पेयर मिलता है एस, और क्यू और एस अगर आप साथ में रिलेट कर पाए तो सही आंसर आपके सामने होगा QSPR, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 32 की बात कर लेते हैं। लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, अ यूनिक इवेंट इन, अच्छा इनसे अगर आप रिलेट करके देखो, इन द ओरिजिन ऑफ, इन लाइफ इज कंसिडर्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, तो यहां से आपको एक डेफिनेट पेयर अगर मैं बात करूं कौन सा मिलना चाहिए तो ये होना चाहिए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो एस के बाद अगर हम आर को रिलेट कर पाए अच्छे से तो एस के बाद आर यहां आपको मिल रहा है, और क्या क्यू और पी सीक्वेंस सही है, देख लीजिए। द ओरिजिन ऑफ लाइफ is considered a unique event in the history of universe, बिल्कुल सही हमारा सीक्वेंस। 32 का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स ने बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही टिक किया है। 32 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही आंसर। 33 की बात करते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ठीक है ना। अब एंड लगाया गया है, कंपेटिटिवनेस नाउन को रखा गया है तो उसके पहले भी एक नाउन आपको रखना पड़ेगा, यानी अगर यहां पर एक डेफिनेट पेयर ढूंढा जाए तो देखिए आर हमारा रिलेट हो सकता है केवल एस के साथ, एस के बाद ही आर आ सकता है, याद रखिएगा। क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, तो एस और आर एक डेफिनेट पेयर बनता है, और एस और आर डेफिनेट पेयर आपको दो में मिलेगा एस आर, तो या तो सी सही होगा या डी सही होगा। अब इनमें देख लीजिए पी और क्यू या क्यू और पी कौन सा सही होना चाहिए। प्रोडक्टिव रिसोर्स इज हाउ वी मैनेज, या हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्स इज क्रिटिकल टू। अब इसमें अगर आपको सही आंसर पूछा जाए तो आप बताइए कौन सा आंसर टिक करोगे, एस और आर। एस और आर आ गया हमारा यहाँ पर, क्यू पी या पी क्यू। हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू, या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज क्रिटिकल। अब देखिए हाउ वी मैनेज क्रिटिकल तो होगा नहीं, तो सही आंसर होना चाहिए पहला आएगा क्यू, फिर आएगा पी, फिर आएगा एस और फिर आएगा आर, यानी सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 33 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे सही आंसर होगा। 34 पे बात करते हैं। इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रेटजी फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज जनरली इनसेपरेबल, अलग नहीं किया जा सकता। अब किसको उसको अलग नहीं कर सकते, देखिए ऑपरेशन स्ट्रेटजी फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये दोनों पेयर एक साथ आपको रखने पड़ेंगे, यानी क्यू और आर एक पेयर आपका यहां पर बनेगा, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्रॉम द जनरली इनसेपरेबल, हाँ ये यहां से शुरुआत, क्यू और आर आपका एक साथ आना चाहिए। अब Q और R अगर एक साथ देखा जाए तो कहां कहां पर आ रहे हैं, आई थिंक लास्ट में ही आ रहा है 34 का। अच्छा शुरुआत कहां से होनी चाहिए, ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन सर्विस फर्म से हो सकती, फ्रॉम से तो देखिए होगी नहीं यहां पर, इनसेपरेबल, शुरुआत यहां से हो सकती है। ऑपरेशंस स्ट्रेटजी इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम
द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन जनरल इन सर्विस फर्म्स। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, क्यू से शुरुआत करें अगर, तो क्यू से शुरुआत वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज ऑप्शन बी, क्यू पी। ऑपरेशंस स्ट्रेटजी इन सर्विस फर्म्स इज जनरली इंसेपरेबल फ्रॉम, बिल्कुल सही है, सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 34 ऑप्शन नंबर बी। 35 आर ट्रैवलिंग। अब देखिए जो आर ट्रैवलिंग दिया हुआ है आपको, ये आर ट्रैवलिंग किसके लिए आ रहा है, अगर आपने आसानी से ढूंढ लिया तो आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, A recent survey has revealed that they are worried about their safety as well। अच्छा देखिए, मोर इंडियंस के लिए ही आया है आर ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 35 से अगर हम सही आंसर रिलेट करें इसका, तो इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस, यहाँ हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है, सही आंसर एस से शुरुआत होनी चाहिए, जो कि देखिए केवल एक में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं एस के अकॉर्डिंग, एज इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन 35 का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 36 की बात करते हैं, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज बिकॉज दे टेल। अब ये जो दे आया है ये अंडरस्टूड है, चिल्ड्रन के लिए आया है, तो चिल्ड्रन के लिए अगर आया है तो सही ऑप्शन होना चाहिए स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही, क्यू से अगर हम शुरुआत करें, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, पी आ जाएगा, बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज। स्टोरीज से ज्यादा बता सकते हैं बच्चे अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्यू पी एस आर, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। 36 का ऑप्शन सी होना चाहिए। 37 as the record of and suffering of human, the achievement, experiment, history is considered। अब and suffering of human ये understood है, R का पार्ट है Q, तो R और Q तो एक साथ आना चाहिए यहाँ पर। अब R Q अगर एक साथ आएगा तो या तो A सही होगा या B सही होगा। R से शुरुआत, the achievements, experiment, suffering of humans, फिर आएगा S, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, नहीं, शुरुआत होनी चाहिए S से, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज, कंसिडर के साथ एज आता ही है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 37 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 38 की बात करते हैं, कैन बी इन्वेंटेड, इट अपीयर्स, हैज बीन इन्वेंटेड, दैट, ऑल दैट, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको रिलेट करना है। अगर शुरुआत की जाए तो इट हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी भी होता है इंट्रोडक्शन देने के लिए। इट अपीयर्स क्या लगता है, दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड, हाँ ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इन्वेंट किया जा सकता था वो सब कर दिया गया। सो इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। तो क्यू के बाद एस, फिर आएगा पी और आर, यानी क्यू एस पी आर, सही ऑप्शन होना चाहिए 38 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सो 38 ये हो गया। 39 और 40, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमोनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। अब इसकी अगर शुरुआत देखी जाए, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन एज अ टेस्टिमोनी ऑफ, अगर इसके सब्जेक्ट को ढूंढा जाए तो सब्जेक्ट इसका क्या होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। अच्छा, स्टैंड्स एज अ टेस्टिमोनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल, हाँ यानी एस के बाद एक पेयर बन रहा है हमारा आर का। तो इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें सब्जेक्ट से, तो एस, आर, क्यू और पी ये होना चाहिए हमारा प्रॉपर सीक्वेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर जो बनता है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, ऑफ ऑल searches for knowledge should be the beginning and exploration into truth and experiment of life। इसको अगर हम प्रॉपरली रिलेट करें तो ये शुरुआत होनी चाहिए, शुड से तो शुरुआत होगी नहीं, ऑफ से होगी नहीं, एंड से होगी नहीं, आर से ही केवल लग रहा है सही ऑप्शन जो शुरुआत होनी चाहिए। और आर से शुरुआत यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए या फिर सी। एंड एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ ऑफ ऑल सर्चेस होगा नहीं, शुड बी द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेस फॉर, हाँ बिल्कुल सही। तो आर और क्यू से शुरुआत होनी चाहिए, यानी सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, 40 तक कंफर्म है यहाँ चीजें।
अब इसके बाद जो सेगमेंट आया था वो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का आया था। इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे जो आते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, वो देख लीजिए। इनका सिंपल सा आंसर होता है गेट द जिटर्स। गेट द जिटर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा उतावले हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उत्सुक हो, फीलिंग एंग्शियस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना, उत्तेजित होना, जिसकी वजह से आप बेचैन हो। याद रखिएगा गेट द जिटर्स ये होता है। 41 का ऑप्शन होगा ए। 42 फ्रेंच लीव या गो ऑन अ फ्रेंच लीव, बिना बताए छुट्टी पर चले जाना, ये होता है फ्रेंच लीव का मतलब। सही आंसर होगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। देखिए 642 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 43 की बात करते हैं, टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है अपनी बात लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, जो भी आपके विचार हैं उनको पब्लिकली लोगों के सामने बताना, ये होता है टेक अ स्टैंड। 44 कट एंड रन टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली। यस, कट एंड रन का मतलब होता है दुम दबाकर भागना, किसी खतरे से बचकर भागना, एस्केप करना। टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, आपको पता है खतरा आ रहा है, आप बच के भाग जाओ, कट एंड रन। कन्नी काटना जिसको बोलते हैं ना, वो। कट द कॉर्ड, ये देख लीजिए, टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, स्टॉपिंग समवन एल्स लुक आफ्टर। कट द कॉर्ड का मतलब होता है, आपको पता होगा जब बेबी का बर्थ होता है तो वो अपनी मदर से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे जो कट लगाया जाता है ना, उस कॉर्ड को काटने के लिए, मतलब अब वो बच्चा अपनी मदर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट हो गया है, तो वहाँ से रिलेट करिए। तो स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार होना, किसी और पर जो आपकी निर्भरता है उसको खत्म करना, ये कहलाता है कट द कॉर्ड। याद रखिएगा 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए, ये कबर्ड लव, बहुत प्रैक्टिकल इडियम है ये। कबर्ड लव मतलब होता है किसी पर्सन को प्यार करना, चाहना, लेकिन रियल वाला चाहना नहीं, किसी से कुछ चाहते हो अगर आप बदले में, टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, अपना काम मनवाने के लिए, अपना कोई इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हो या चाहने की एक्टिंग करते हैं, वो आता है कबर्ड लव। याद रखिएगा झूठा प्रेम होता है ये भी। अच्छा, अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर यानी वो चीज़ जो अभी हाल ही में होने वाली है, ठीक है ना। बोलते हैं ना एग्जाम सर पर आ गए, तो जब वो सर पर आते हैं उसको इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो अराउंड द कॉर्नर बोलते हैं। मतलब एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, बहुत जल्द जो होने वाला होता है। अच्छा, विद हैवी हार्ट, बहुत भारी मन से, मतलब बहुत दुख के साथ, तकलीफ के साथ, खेद के साथ जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 का डी। 49 कॉस्ट अ बॉम्ब, कोई चीज़ जो आपको बहुत महंगी पड़ती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 रोल योर स्लीव्स अप, अपनी स्लीव्स को फोल्ड करना, मतलब किसी काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, लग जाना। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, जी तोड़ मेहनत करने के लिए, एकदम मेंटली प्रिपेयर, बोलते ना कमर कस के तैयार होना, यानी प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। याद रखिएगा वर्क विद अदर नहीं होगा, मेक समवन वर्क फॉर यू, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। 50 का ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए 51 से जो आपके क्वेश्चंस आए थे ये थे पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ सिंपल से आए थे, डायरेक्ट पैसेज से ही आपको आंसर करना था, ठीक है ना, सिंपल भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही पहली लाइन से आपको मिल जाएगा। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, वो वहाँ पहली लाइन में दिया हुआ है। एनालिसिस हैज बीन, पहली लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो आंसर टिक कर दिया है वो है कॉलोनियल स्टेट्स, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डोमिनेंट वेस्टर्न वेज ऑफ सीइंग थिंग, डोमिनेंट वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। 51 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही आंसर। 52 की बात करें, व्हाट डज, शी वॉज ऑलवेज ऑन ऑब्जेक्ट नेवर अ सब्जेक्ट। पूरे पैराग्राफ में जो भेदभाव किया जा रहा है फीमेल्स के साथ, महिलाओं के साथ, उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो यहाँ भी इसी लाइन का मतलब पूछा गया कि वो ऑब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट नहीं थी।
इसका मतलब क्या होना चाहिए था? तो सही आंसर होगा ये, वीमेन वर नॉट गिवन एनी राइट इक्वल टू मेन। ठीक है ना, इक्वल राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे यहाँ से। अच्छा, डी ऑप्शन देखिए, विमेन लाइक्ड टू बी ट्रीटेड इंफीरियर टू मैन। विमेन को अच्छा लगता है कि उनको मेन से सुपीरियर नहीं बल्कि इंफीरियर माना जाए, कम माना जाए, तो ये सही आंसर होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। 52 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 53 की बात कर लेते हैं। शी नेवर द ऑब्जर्विंग आइज, लोगों का उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, मतलब उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही आ जाए, शी इज लाइक्ड टू बी ऑब्जर्व बाय मैन होगा नहीं, ब्यूटीफुल ऑब्जर्व नहीं होगा नहीं, मोर इंटेलिजेंट देन होगा नहीं। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 53 का ऑप्शन नंबर सी। Women were assumed to be less intelligent than men, men से कम इंटेलिजेंट को माना जाता है। 54 द कॉन्टेस्टेशन, कॉन्टेस्ट करना, टक्कर लेना, टू डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेड इन, जो टक्कर ली उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकला? पैसेज को पढ़ के आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, क्या होगा इसका? विमेन इन सोशल, देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन, ये चीज़ नहीं बताई गई है पैसेज में कि उनको सम्मान मिलने लगा, उन्होंने कोशिश की, ये बताया गया है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ मेन इन सोशल, पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट लीडिंग टू डिवोर्स, नहीं, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 54 का आई थिंक जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेशन ऑफ मेन इन सोशल रिलेशन, पॉलिटिक्स, लॉ, मेडिसिन ऑफ आर्ट, पॉपुलेशन, ये जॉनर। करेक्ट ऑप्शन 54 का ऑप्शन नंबर बी। 55, अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट वर्ड का ऑपोजिट इनमें से कौन सा वर्ड है? ध्यान रखिएगा, कंट्रास्ट वर्ड आपको पूरे पैसेज में मिलेगा ही नहीं, पैसेज में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, और पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका ऑपोजिट होता है कंट्रास्ट। तो याद रखिएगा, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, विपरीत, अपोजिट होता है इसका एनालॉगी, एनालॉगी यानी समानता, याद रखिएगा। 55 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पैसेज 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, लिविंग लाइफ के बारे में बोला गया है यहाँ पर कि कैसे लाइफ को शुरुआत की गई, क्या क्या लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, कैसे ब्यूटीफुल लगती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। 56 में पूछा गया है व्हाई आर द लिविंग टाइप्स अमेजिंग, क्यों लिविंग टाइप्स हैं जो अमेजिंग हैं। तो उसके लिए जो पैसेज में चीज़ें बताई गई हैं वो ये है डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में सुंदरता ढूंढते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। करेक्ट आंसर होगा द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स मेक्स इट अमेजिंग। ऑप्शन नंबर 1 56 का आंसर होगा ए। 57 की बात करते हैं। व्हाई डज द ऑथर से इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, क्यों राइटर ने ये वर्ड यूज किए? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, कॉपरेशन मतलब सहयोग। ठीक है ना, दोनों टर्म आखिर यूज क्यों किए गए ये पूछा जा रहा था। तो सही आंसर होगा यहाँ पे इकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम ही करता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन के साथ, तो 57 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 58 की बात करें, पैसेज के अकॉर्डिंग पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। एक यहाँ पर दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट ये इधर है। मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू व्हाट लिविंग इज एन एज अपोज टू द नॉन लिविंग एंड व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड हाउ लिविंग और लिव एंड नॉन लिविंग एग्जिस्ट। सारे के साथ अगर आप ये पढ़ेंगे हमारे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं 58 में, मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू वेयर द लाइफ बिगिंस एंड वेयर इट एंड्स, वेयर डिफर, कैसे डिफर करते हैं। सही ऑप्शन जो इसका होना चाहिए वो यही है, मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड, कि दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं होने के बाद भी सब एक साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं। करेक्ट ऑप्शन आई थिंक जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 की बात करते हैं। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। और 59 का भी आई एम श्योर सही आंसर होना चाहिए डी, दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ, कि सब चीज़ें ठीक है, किसी की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं, मतभेद भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं, समानताएं भी हैं, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पूरी लाइफ को डिफाइन करती हैं। दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ।
60 की बात करें तो कौन सा पैसेज में जो वर्ड आया जिसका मतलब होता है यूनिक, और वो सही आंसर होता है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अनोखा, यूनिक, एकदम अलग, ठीक है ना, अद्वितीय। तो सही आंसर 60 वाले क्वेश्चन का होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये आधा पूरा का पूरा पेपर तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन नहीं किया, आधा पेपर हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद के एक और पोर्शन हम इसका 60 क्वेश्चंस मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए, 60 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ज़रूर वॉच करिएगा उसको। तब तक के लिए अपने आंसर्स जरूर मार्क जो आपने किए हों वो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर ज़रूर, अगर किसी को लेकर डाउट है ना तो ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी वीडियो के अगले पार्ट में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।